हेलो वीवर, नमस्कार। टेस्ट सीरीज नंबर 12 बिहार एसआई के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप बिहार एसआई के अलावा बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार सिविल कोर्ट या एसएससी परीक्षा, रेलवे एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके और जीएस एग्ज़ाम में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा टेलीग्राम लिंक वहाँ पे गिवन है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो बिहार के पटना, बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। और पटना में ही एक जगह है जिसका नाम है कुम्हरार। तो कुम्हरार से ये प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल की बात करें तो आप जानते हैं कि मौर्य जो डायनेस्टी है उसका संस्थापक कौन था? तो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? इसका फाउंडर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और वहीं हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो इसके गुरु का नाम क्या था? कौटिल्य। और कौटिल्य ने एक बुक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये बुक याद रखिएगा, विष्णुगुप्त कौटिल्य को ही कहा जाता है। आगे हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, वो आया था और उसका भी एक बुक है जिससे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। उस बुक का नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज के द्वारा रचित जो बुक है वो क्या है? इंडिका है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि को छोटी पट्टी, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी डैश कहलाती है? तो ये क्या कहलाएगी? आंसर हो जाएगा जल संयोजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जल संयोजी ये कहलाएगी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहा गया, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो गैर सदस्य यानी आप जानते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है यानी हमारा जो संसद है उस संसद में टोटल कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा, अपर सदन, और दूसरे को क्या बोलते हैं? लोकसभा यानी निम्न सदन। तो अपर सदन की बात करें, राज्यसभा की बात करें तो इसका सभापति जो होता है, राज्यसभा का कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बल्कि वो जो है राज्यसभा के सदस्यों में से वो चुना नहीं जाता, बल्कि उसका चुनाव एक सेपरेट होता है जिसे उपराष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन जो है सभापति होता है। तो गैर सदस्य पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? राज्यसभा का ही जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वहीं गैर सदस्य इसका होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की जब हम बात कर रहे हैं तो राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, वो अस्थायी नहीं है, यानी ये परमानेंट है। ये कभी भी इसे भंग नहीं किया जा सकता। और ध्यान रखना है कि राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, यानी सांसद ये भी होते हैं। लेकिन इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष? 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक वर्ष जो है 2/3 सदस्य जो होते हैं यहाँ से
जो होते हैं रिटायर होते हैं यहाँ से जो है वो विदा होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में ध्यान रखिएगा, लोकसभा की जब हम बात करेंगे तो इसके भी जो चुने हुए सदस्य ये डायरेक्ट जनता से चुन कर आते हैं और इनकी अवधि जो होती है वो कार्यकाल 5 वर्ष होती है और जो निम्न सदन होता है वो हर एक 5 साल के बाद भंग कर दिया जाता है, मंत्रिमंडल के सलाह पे राष्ट्रपति इसे भंग करता है, ये बात को ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो लोकसभा की जब हम बात ही कर रहे हैं तो इसके स्पीकर की बात कर रहे हैं। इसका स्पीकर जो है, जैसे एक घर को चलाने में जो है आपके पेरेंट्स जैसे फादर होते हैं वो मुखिया होते हैं, तो उसी तरह से जो निम्न सदन है जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं, तो लोकसभा को चलाने के लिए जो है एक स्पीकर का चुनाव होता है और स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का सदस्य ही होता है, यानी वो भी एमपी होता है, वो भी चुनाव जीत कर आता है और तब सारे जो सांसद होते हैं वो मिलकर जो है अपना जो है स्पीकर का चुनाव करते हैं, यानी वो गार्जियन होता है लोकसभा का, तो वो लोकसभा का सदस्य होता है, इस बात को ध्यान रखना है। लोकसभा में अगर पूछा जाए, लोकसभा की जब हम बात कर रहे हैं तो पूछा जाए कि इसमें अधिकतम जो है लोकसभा में सीटें कितनी होती हैं, तो 552 होती हैं। कितनी होती हैं? 552। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे हम बात करें तो वो 552 टोटल कितनी होती हैं? 552 और 545 जो है वर्तमान में इसका स्ट्रेंथ है। इसमें ध्यान रखिएगा, एक और बात याद रखना है कि 2 एंग्लो जो इंडियन थे उनको जो है वो मतलब अब पहले 2 एंग्लो इंडियन का चयन होता था, तो वो जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, वो समाप्त कर दिया गया है। आगे हम बात करें, यानी लोकसभा में जो है 2 और राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति को अधिकार था कि राज्यसभा में 12 लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जिनका उत्कृष्ट योगदान देश के लिए है, वैसे लोगों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को चुनकर और राज्यसभा में नॉमिनेट करते थे और 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेट करते थे। तो अब लोकसभा में कोई नॉमिनेशन नहीं होगी, अब राज्यसभा में होगी। राज्यसभा का कुल स्ट्रेंथ कितना होता है? 250, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो आईएनसी की स्थापना होती है 1885 में। कब होती है? 1885 में। और पूछा जाए कि पहले चेयरपर्सन इसके कौन थे, तो WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम इसके महासचिव थे और A.O. ह्यूम को शिमला का संत के भी नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाएगा? A.O. ह्यूम की बात करें तो ये शिमला का संत के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि ध्यान रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं तो पहला आईएनसी 1885 में इसका चेयरपर्सन मिला WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये जो है WC बनर्जी जो है वो कहाँ पे इसके अध्यक्ष चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे? तो ये अधिवेशन 1885 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें, ये कांग्रेस की जब हम बात ही कर रहे हैं तो 1886 में जो है वो कांग्रेस का जो अध्यक्ष जो बने थे, चेयरपर्सन बने थे, वो कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम है? बदरुद्दीन तैयब जी। और 1887 में कौन बना था? तो जॉर्ज यूले। क्या नाम है इनका? माफ़ कीजिएगा,
1885 में ये बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में बने थे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1886। एक बार मैं फ्रेंड फिर बताना चाहूँगा कि ध्यान दीजिए, जब आईएनसी की हम बात कर रहे हैं तो 1885 में ध्यान रखिएगा AWC बनर्जी बनते हैं। कौन बनते हैं? WC बनर्जी। और कहाँ पे अधिवेशन हो रहा है? मुंबई में। वहीं 1886 में कौन बनता है? तो ये बनेंगे दादा भाई नेरोजी। कौन बनेंगे? दादा भाई नेरोजी बनेंगे। 1887 में कौन बनेंगे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी बनेंगे। 1888 में कौन बनेंगे? ये इलाहाबाद का अधिवेशन होगा और जॉर्ज यूजे के द्वारा जो है 1888 में ये अध्यक्ष बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हिंदू है, दूसरा हम बात करें पारसी है, तीसरा मुस्लिम है और चौथा जो है क्रिश्चियन है। तो ये थी कांग्रेस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें आपसे क्या बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे, ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये पहले अध्यक्ष कब बनते हैं? 1923 में। कब बनते हैं? 1923 में दिल्ली अधिवेशन में ये पहले अध्यक्ष बनेंगे। और उसके अलावा ये जो है 23 के बाद 1924 आ जाएगा और 1924 में बेलगांव अधिवेशन होगा और महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर थामेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन उसके बाद ये 1925 की बात करें तो 1925 में जो है पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, प्रथम भारतीय महिला, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी जी? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और जब देश आज़ाद हुआ तो बोला जाए कि ये जो है पूछा जाए कि प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी वो कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। कहाँ की बनी थी? तो ध्यान रखिएगा, यूपी की, उत्तर प्रदेश की ये प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और यूपी की एक और बात ध्यान रखिएगा कि बोला जाए कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम भारत के किसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। क्या नाम था इनका? सुचेता कृपलानी। ये जो है वो यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में ये नियुक्त हुई थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब 1925 में सरोजनी नायडू बनती हैं। बोला जाए कि अच्छा एक बात पूछा जाए कि बोला जाए कि आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछा जाए आपसे कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगर आपसे बोला जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो 1917 में ये बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। तो प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई तो ये कौन हो जाएंगी? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी जो है सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी। अच्छा, बोला जाए कि क्या कोई बता सकता है कि तीसरी महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी होंगी? तीसरी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी होंगी? तो ध्यान रखिएगा वो इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। अच्छा, चौथी महिला अध्यक्ष तो ध्यान रखिएगा वो श्रीमती सोनिया गांधी थी। कौन थी? SMT सोनिया गांधी। अच्छा, बीजेपी का कोई बताएगा कि बीजेपी की पहली महिला अध्यक्ष? अगर बोला जाए भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में कब आती है? 1980 के करीब में। पूछा जाए कि बीजेपी का कोई बताएगा भारतीय जनता पार्टी की क्या अभी तक कोई महिला अध्यक्ष बनी है या नहीं बनी है? अगर बनी है तो कौन बनी है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं तो कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष फिर ये बने थे कब? ध्यान रखिएगा, ये मौलाना अबुल कलाम साहब जो है ये अध्यक्ष बने कब? तो 1945 से। कब? 1945 में ये अध्यक्ष बने
1940 से 45, ध्यान रखिएगा 1940 से 45 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है, क्योंकि इसके बीच जो है कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, तो ये जो है इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और ध्यान रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम को कि सबसे युवा क्या बोला जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो वो भी जो है ये मौलाना अबुल कलाम साहब को प्राप्त है। अच्छा, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है कि इंडिया विंस फ्रीडम, ध्यान रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम एक इनकी बुक है, ये भी पूछी जाती है। तो इंडिया विंस फ्रीडम इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। अच्छा, डिवाइडेड इंडिया अगर आपसे पूछ लिया जाए, डिवाइडेड इंडिया क्या पूछा जाए, डिवाइडेड इंडिया तो वो किसकी कृति है, तो ध्यान रखिएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की कृति है। क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कृति है डिवाइडेड इंडिया। आगे हम जब राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर रहे हैं तो बोला जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के पद पर किसका रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा। कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक, ये ध्यान रखिएगा। और बोला जाए कि संविधान सभा का क्या बोला जाए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का संविधान सभा जो बनी थी उसका अध्यक्ष, चेयरपर्सन, परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को। कब चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो भारतीय ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। एनी बेसेंट आपको बता चुका हूँ कि एनी बेसेंट क्या थी, तो एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की। और विजया लक्ष्मी पंडित की बात करें तो ये यूएसए की जो है ये विदेश मंत्री के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। आगे हम बात करें, विदेश मंत्री नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में, अमेरिका के राजदूत के रूप में इनका अपॉइंटमेंट नियुक्ति हुई थी। अगला है, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। अगला हम बात करते हैं, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ पे है, तो ये ईरान में है। कहाँ पे है, ईरान में। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस संविधान से दी गई है, तो जुडिशियल रिव्यू, ध्यान रखिएगा। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है हमने कहाँ से ली है, यूएसए से ली है। कहाँ से ली है, यूएसए से। इंग्लैंड से क्या लिया है, 1935, ध्यान रखिएगा 1935 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भारतीय संविधान अधिनियम है ना, तो ये 1935 से लिया है। कनाडा से क्या लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर लिया है ना। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, कनकरेंट लिस्ट लिया है, समवर्ती सूची दिया हुआ है। आगे हम बात करें, भारत का संविधान किस स्थिति को स्वीकार किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। आगे हम बात करते हैं, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है, तो लोकसभा का जब तक उसको विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अगला आइए, 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड, देखेंगे, कहा गया कि
निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो देखिए इनकी बुक है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी बुक है। हरिजन जो है इनकी पत्रिका है, ये भी सही है। अगर हम बात करें हिंद स्वराज, इनकी पत्रिका है, ये भी सही है। लेकिन द होली फैमिली ये इनकी बुक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब महात्मा गांधी की बात ही कर रहे हैं, तो चलिए महात्मा गांधी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का अगर हम बात करें तो जन्म जो हुआ वो 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। तो प्रतिवर्ष हम क्या बनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अगला जो है ये ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से ये वापस लौटे थे, तो 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और महात्मा गांधी की बात ही कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी, तो उसी को हम लोग जो है शहीद दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है ये ध्यान रखिएगा 23 मार्च और 30 जनवरी को हम लोग जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है जी, नेक्स्ट है, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई हैं? तो मुल्क राज आनंद की लिखी हुई पुस्तक की बात करें तो कहा गया कूली इनकी है, द बार्बर ट्रेड यूनियन इन्हीं की है, टू लीव्स एंड अ बर्ड की हम बात करें तो ये जो है लिखी गई है ये भी इन्हीं की है, यानी कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन और टू लीव्स एंड बर्ड, ये भी सारे जो है ये मुल्क राज आनंद की लिखी हुई बुक है। सेज की बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सार्क का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये लाल रंग से दर्शाया जाता है पर्वत और पहाड़ को। इन्होंने कहा है पर्वत पहाड़ को किससे दर्शाएंगे, तो लाल रंग से दर्शाएंगे। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। तो नाम में तो शरीफ है लेकिन ये शरीफ नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करते हैं जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आई हैव अ ड्रीम। ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ये भाषण दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति भूमिगत जल से बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड भूमिगत जल से कौन सी आवृत्ति बनी हुई है, तो ये कार्स्ट वीडो बनी हुई है। आइए आइए 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कि पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होता है, तो पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास होता है। एस्कीमो के घर बने होते हैं, तो इसकी बात करें तो ये बर्फ के बने होते हैं। आगे हम बात करते हैं कहा गया दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता में थी। ध्यान रखिएगा 1905 में जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। और उस समय कौन था, तो करजन था। कौन था, करजन जो था उसने जो है बंगाल का पार्टीशन किया। फिर 1911 में क्या होता है, बंगाल का एकीकरण कर दिया गया, और किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा, हार्डिंग के द्वारा। मैं इन्हें लॉर्ड नहीं बोलूँगा, तो आपको बोलना हो तो बोलिए, है ना। तो दिल्ली का, अगर दिल्ली से भारत की राजधानी की बात करें तो पहले तो एकीकरण जान लीजिए 1911 में जो हुआ वो बंगाल का एकीकरण हो गया। फिर जो है 1900 अंग्रेजों जब एकीकरण हुआ तो हमारे जो उग्र जो
राष्ट्र के विचारधारा वाले जो हमारे नेता थे, जो अंग्रेज़ों के लिए उग्रवादी थे, लेकिन हमारे तो जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे और इनके अंग्रेज़ों का जीना इन्होंने मुहाल कर दिया। रिजल्ट हुआ, अंग्रेज़ों को समझ में आ गई कि अब जो है कोलकाता से पूरे भारत पे शासन करना संभव नहीं है। तो इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने जो है वो एक सेफ सिक्योर जगह की तलाश की जहां से पूरे भारत में शासन किया जा सके। तो 1911-12 में दिल्ली को एज अ कैपिटल डिक्लेयर किया गया और 11-12 में इसको कैपिटल के रूप में जो है बसाया गया, बनाया गया, कैपिटल के रूप में इसको ट्रांसफॉर्म किया गया। और अंततः 1912 में जो है दिल्ली को जो है राजा जॉर्ज पंचम, उस समय कौन था, तो इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज पंचम, उसको बुलाया गया, भव्य उसकी स्वागत करी गई और स्वागत के बाद जो है वो दिल्ली को राजधानी बनाई गई। तो ध्यान रखिएगा 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाई गई, लेकिन डिक्लेयर कब हुआ था, 1911 में, 11-12 में ये डेवलप किया गया। इस बात को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किसको प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, एंग्लो इंडियन को। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा परिवार कल्याण से इसका संबंध है। कंटूर रेखा दर्शाती है, तो बोला जाए कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है अलाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है, तो अलाइफ पुस्तक की रचयिता तस्लीमा नसरीन है और ये कहाँ की हैं, बांग्लादेश की रहने वाली हैं। आगे हम बात करें, कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी बहती है दक्षिण भारत में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका त्रिपुरा में। कहाँ पे, त्रिपुरा में। और त्रिपुरा का बोला जाए कि त्रिपुरा में अगर हम बात करें तो अभी जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो यदि आप कह रहे हैं आपका आंसर है विप्लव कुमार देव, तो ये गलत हैं। अभी मनिक साहा बन गए हैं। कौन बने हैं, मनिक साहा, ध्यान रखिएगा। ये बीजेपी के वहाँ पे सरकार है और मनिक साहा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है फ्रेंड, तो आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। आगे हम बात करें, अगला है, ध्यान रखिएगा राजस्थान में जब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो रावत भाटा, क्या नाम है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पे है, रावत भाटा में है। और काकरापार, किसकी बात करें, काकरापार जो है वो कहाँ पे है, तो गुजरात में है। और काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, ये कैगा कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और अगर हम बात करें नरोरा की, किसकी बात करें, तो नरोरा कहाँ पे है फ्रेंड, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। वहीं हम बात करते हैं नरोरा के बाद की, तो अगर आपसे बोला जाए तारापुर पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, अगला है दल विरोधी कानून पारित हुआ था, तो दल विरोधी कानून पारित कब हुआ था, तो 1985 में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 34 के बाद 35 हम लोग देख लेते हैं। 35 में कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली, कथक की बात करें तो यूपी का है। ध्यान रखिएगा कली जहाँ जुड़ गया वो कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा कथकली जो है ये केरल का है। कहाँ का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली कहाँ का है, केरल का। भरतनाट्यम पूछा जाए, भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। वहीं पूछा जाए यक्षगान कहाँ का है, यक्षगान की बात करें तो यक्षगान कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का। और वहीं बात करें कथक की, तो कथक अभी बताया यूपी का है। तो ध्यान रखिएगा
कुचिपुड़ी, किसकी बात करें, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो कैसे आप याद रखेंगे, तो याद रखिए भरतनाट्यम, क्या याद रखना है, भरतनाट्यम गान करना, भरतनाट्यम गान करना, भरतनाट्यम गान करना, पुड़ी आदि कथक उत्तर, क्या आप बोलेंगे, पुड़ी आदि कथक उत्तर। तो भरतनाट्यम गान करना, पुड़ी आदि कथक उत्तर, है ना। तो जब भरतनाट्यम बोल रहे हैं तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गान करना, करना से कर्नाटक, और पुड़ी से कुचिपुड़ी, और आदि से आंध्र प्रदेश, और कथक उत्तर, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दो राज्य की राजधानी है, तो कौन दो राज्य की राजधानी है आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित राज्य है, क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, और ये पंजाब का भी कैपिटल है और हरियाणा का भी कैपिटल है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, अच्छा चंडीगढ़ की बात आ रही है तो चंडीगढ़ को बसाया किसने था। अगर आपसे बोला जाए कि चंडीगढ़ को किसके द्वारा बसाया गया था, तो ये नेक चंद के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा, नेक चंद के द्वारा बसाया गया था। लेकिन पूछा जाए इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, ध्यान रखिएगा डिजाइन इसका तैयार किसके द्वारा किया गया था, चंडीगढ़ का जो डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था फ्रेंड। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आप जो है इसको कमेंट में लिखिएगा। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को पता है कि चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। जब डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए ताजमहल, किसकी बात करें तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था, डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो आपको पता ही होगा कि ताजमहल की बात कर रहे हैं तो ताजमहल का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ध्यान रखिएगा उस्ताद अहमद शाह लाहौरी, क्या नाम था, उस्ताद अहमद शाह लाहौरी। वहीं हम बात करें तो चलिए केंद्रीय सेक्रेटरीट, केंद्रीय सचिवालय का जो है वास्तुकार कौन था, केंद्रीय सचिवालय का वास्तुकार कौन था। तो ध्यान रखिएगा इंडिया गेट, इंडिया गेट का वास्तुकार कौन था। और हुमायूं का जो मकबरा था उसका वास्तुकार कौन था। और उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो भारतीय संसद है ना, भारतीय संसद का जो वास्तुकार कौन था। और उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय संसद के अलावा हम बात करें फ्रेंड तो हम बात करें तो चलिए तो इतने जितना हमने बताया कि ताजमहल तो हमने बता दिया कि ताजमहल का उस्ताद अहमद शाह लाहौरी था। कौन था, ताजमहल की बात कर रहे हैं तो ताजमहल का जो वास्तुकार था वो उस्ताद अहमद शाह लाहौरी था। ये आपने जान लिया। अब केंद्रीय सचिवालय की बात करें, सेंट्रल सेक्रेटरीट की, तो इसका वास्तुकार कौन था, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था, और इंडिया गेट का वास्तुकार कौन था। इसकी बारे में इंडिया गेट्स का वास्तुकार कौन था, भारतीय संसद भवन का वास्तुकार कौन था। और उसके अलावा जो हुमायूं की बात करें, हुमायूं का मकबरा, इसका वास्तुकार कौन था, इसके बारे में हम लोग तो हुमायूं का मकबरा मैं बता देता हूँ, मिर्ज़ा गियास। कौन था, मिर्ज़ा गियास था। वहीं बात करें जो है केंद्रीय सचिवालय की बात करें तो केंद्रीय सेक्रेटरीट एडविन लुटियंस, क्या नाम था, एडविन लुटियंस इसका वास्तुकार था। और वहीं हम बात करें एडविन लुटियंस इसका वास्तुकार था और केंद्रीय सचिवालय का। और वहीं हम बात करें इंडिया गेट, किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया गेट और संसद। तो इनका आप कमेंट में लिखिएगा, इनको बताइएगा। आगे हम बढ़ते हैं, मेगास्थनीज राजदूत था, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ध्यान रखिएगा इसके द्वारा ही एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका। और उसी से हमें बहुत सारी चीज़ें भारत की उस समय मौर्यकालीन दुर्दशा या दशा या स्थिति के बारे में सब कुछ पता चलता है। भारत का समुद्री सीमा है, तो भारत का समुद्री सीमा की बात करें तो फ्रेंड भारत का जो समुद्री सीमा है वो है आपका 7,500 किलोमीटर।
अगला है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम अगर हम बात करें सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। अगला है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं, तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अगला है कौन सा युग्म गलत है? तो चलिए गलत युग्म की हम बात करते हैं। 1 जुलाई डॉक्टर्स दिवस, 23 जनवरी नेताजी जयंती और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस बिल्कुल गलत है। अगला है पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाएगा? तो ध्यान रखिएगा ये क्रोड कहलाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। हम कहते हैं ना कि भारतीय झंडा जो है वो उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। लेकिन ये कारनामा जो है मैडम भिखाजी कामा जो है विदेश की धरती पर ये पहले ही कर चुकी थी। आगे हम बात करें भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो गंडक घाटी नहीं होगी, बाकी ताप्ती घाटी और नर्मदा घाटी है। शाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस का पात्र है? तो किस किताब का पात्र है ये शाइलॉक के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये शाइलॉक जो है जब अगर मर्चेंट ऑफ वेनिस आपने पढ़ा है तो उसका एक कैरेक्टर्स है ना। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य जो है इसरो का वो 2022 है। आगे हम बात करते हैं कि भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है फ्रेंड? तो ध्यान रखिएगा 2021 की बात हो रही है तो ध्यान दीजिए ये जो है नाम थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं। क्लाउस हैसलमैन और सयूकुरो मनाबे और जॉर्जिया पॉरिसी को दिया गया है। ये सभी सही हो जाएंगे। आगे आइए 47 के बाद 48 देख लेते हैं। कहा गया क्वेश्चन नंबर 48 कि फोर्ब्स किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो आंसर हो जाएगा ये आपका मंगल का। आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, चुना गया है किनको? स्मृति मंधाना जी को। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका कानूनगो को। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा अपघटक से। अगला है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? आंसर हो जाएगा ये दाब विद्युत प्रभाव। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका नियॉन है। अगला हम देख लेते हैं, कहा गया शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका के माध्यम से। सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम बता दीजिए क्या है? आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक अवतल लेंस। क्या कहा गया? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है, तो वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा ये जल का पृष्ठ तनाव। अगला है किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी ऊर्जा, जब पिंड का वेग जब 2 गुना होगा तो ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। शराब के अत्यधिक उपयोग से क्षति होती है। आंसर हो जाएगा यकृत की क्षति होती है। आगे आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कार्बन। MnO2 + 4HCl
इससे बनेगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। दी गई अभिक्रिया उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा रेडॉक्स का उदाहरण है। अगला है दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्टिकल फाइबर होता है तो ये क्या होता है, कांच का बना हुआ होता है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उप धातु है, तो अंतिम उप धातु क्या है, पोलोनियम है। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर पर सेकेंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगाएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना मीटर पर सेकंड लगाएंगी, तो ध्यान रखिएगा ये जो होंगी 10 कितना समय लगाएंगी, तो 10 सेकंड लगाएंगी। आगे हम बात करेंगे मीथेन गैस बनती है, तो मीथेन गैस की बात करें तो ये सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनती है। आगे हम बात करें हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर होता है, तो हीरा ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है, चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। अगला आइए शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होता है, तो जिंक की सतह पर क्या होता है, आंसर हो जाएगा शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आय कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22.4 L। अगला हम बात करते हैं 70 के बाद 71 देख लेंगे। कहा गया कि मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी पॉजिटिव हो जाएगा। मशरूम है, तो मशरूम क्या है, ये कवक है ना, तो कवक को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कवक हो जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा मशरूम क्या है, एक फंजाई है। क्या है, फंजाई है। अगला है स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो आप जानते ही हैं स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा होता है, तो आप जानते हैं विव गोयार ऐसे करके होता है ना, विव गोयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा होता है, वायलेट होता है। कौन सा होता है, वायलेट। तो आंसर हो जाएगा आपका सबसे ऊपर आपसे पूछा गया, तो सबसे ऊपर जो है इसमें क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा सबसे ऊपर लाल होता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला कहा गया कि कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है, तो आंसर हो जाएगा बीजाणु का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही है। द्रव्यमान किसी वस्तु का हमेशा समान रहेगा लेकिन भार में परिवर्तन आएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।